हेलो गाइस, हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का ये सेकंड टॉपिक है, जिसमें हम बात करने वाले हैं लगभग 70 प्लस क्वेश्चन, लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास में है ना। ये पार्ट 2 है, चैप्टर 2 है, लेसन 2 है ना, जिसमें राजा, किसान और नगर के बारे में पढ़ना है। इसमें भारतीय इतिहास है ना के बारे में टोटल पढ़ना है। तो आइए इस वीडियो को हम देखते हैं। इस वीडियो को आप लगातार देखते रहिए बिना स्किप किए, जिसमें हम सभी लगभग 70 प्लस के आसपास में क्वेश्चन बात करेंगे। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना बोर्ड एग्जाम के लिए रहेंगे। और ये 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी प्रश्नों को देखकर आप बिल्कुल आसानी से है ना हल कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्षमेंद्र की रचना किसने किया? क्षमेंद्र की रचना किसने की? तो क्षमेंद्र की रचना की यदि हम बात कर लें तो इसकी है ना रचना मंजरी की रचना किसने किया? मंजरी, बृहत कथा मंजरी। तो इसकी स्थापना इसने किया। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिका की रचना किसने की? इंडिका की रचना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो कंफर्म है कि ये बोर्ड में आना है। तो इंडिका की स्थापना मेगास्थनीज इसने किया था। यह सबसे पहले चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था और उसी दिन से यहीं पर रहा है ना। या उनकी पुत्री के साथ विवाह करने के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य किया था, उनके साथ में ये आए थे। तो उसी दौरान इन्होंने भारत में आने के बाद उन्होंने एक नई रचना की जिसका नाम है इंडिका। तो इसका आंसर इंडिका हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किस गुप्त शासक को है ना, किस गुप्त शासक को लिच्छवी का दोहित्र, लिच्छवी का पोता कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसे जी? समुद्रगुप्त को लिच्छवी का दोहित्र कहते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को महापिलीलुप कहा जाता था। महापिली या महापिलुपति कहते थे। महापिलुपति के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में कौन महिला संत थी? देखिए, ये वैसे अगला टॉपिक में भी पढ़ना है। निम्नलिखित में ये सभी मीरा, अंडाल, कराईकाल, इसके अलावे भी और सारी महिलाएं थी। ये सभी महिला संत थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो आप डी मार लें। नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है धर्म की शुरुआत किसने किया था? देखिए, धर्म की शुरुआत सबसे पहले अशोक ने किया था। किसने किया था? ये अशोक ने किया था। अशोक अपने 99 भाई का वध किया था। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? देखिए, समुद्रगुप्त की तुलना ना नेपोलियन से कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? भारत का नेपोलियन किया जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक किन्हें माना जाता है? देखिए, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसके सहयोग से? है ना, चाणक्य के सहयोग से है ना इन्होंने किया। ओके, आगे देख लेते हैं। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त ने अपने आप के शरीर को त्याग दिया था, है ना। इसकी मृत्यु श्रवणबेलगोला, ये कर्नाटक में पड़ता है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक के बराबरी पहाड़ी पर उन्होंने ही अपने शरीर को त्याग दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रवणबेलगोला। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। करें चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे, जबकि अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। चलिए, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। करें मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन थे। देखिए मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। मौर्य वंश है ना, तो इसका आंसर ये से हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ, है ना। मौर्य वंश का अंतिम वंश जो था वो कौन था, बृहद्रथ। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करें मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन हुआ करते थे। मौर्य शासन काल में, है ना, टकसाल का मतलब होता है जहाँ टकाएं छपती है ना, जहाँ रुपया छपता है, रुपया सिक्का छपता, उसी को हम क्या कहते हैं, टकसाल कहते हैं। तो पन्नाध्यक्ष मौर्य काल में, है ना, टकसाल के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो पन्नाध्यक्ष हुआ करते थे, जबकि कृषि अधिकारी, है ना, सीताध्यक्ष को कहा जाता था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी जी, पाटलिपुत्र। जबकि आगे मौर्यकालीन कलिंग विजय कहाँ स्थित है ना। मौर्यकालीन यानी मौर्य काल में कलिंग विजय कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। इसका उल्लेख 13वें अभिलेख में मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करें मौर्य प्रशासन काल में समाहर्ता कौन था। मौर्य प्रशासन काल में समाहर्ता किन्हें कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा राजकीय कर संग्रह अधिकारी। राजकीय कर संग्रह अधिकारी को ही मौर्य प्रशासन समाहर्ता के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। करें मौर्य काल में ब्राह्मदेव क्या कहलाता था। ब्राह्मदेव क्या कहलाते थे। देखिए मौर्य काल में ब्राह्मदेव को भूमिदान कहा जाता था। क्या कहा जाता था जी, भूमिदान, है ना। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। करा अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। देखिए अशोक का अपना धर्म, व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल, अपना धर्म कौन था, तो बौद्ध धर्म था। अशोक का अपना धर्म कौन था, बौद्ध धर्म। जबकि है ना चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म था। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे कह रहा है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा। देखिए अशोक, महेंद्र उसका पुत्र था, जबकि संघमित्रा उसकी पुत्री थी, है ना। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ पे प्रचार करने के लिए भेजा था, तो देखिए उन्होंने श्रीलंका, कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। और उन्हें हम सिंहल द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंहल द्वीप रहे या श्रीलंका रहे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आप श्रीलंका यदि ऑप्शन में रहे तो श्रीलंका को मारिएगा, अगर सिंहल द्वीप है तो सिंहल द्वीप को मारना। ओके, आगे कर अशोक किस वंश का शासक था। देखिए अशोक जो थे ना वो मौर्य वंश के शासक थे। किस वंश के, मौर्य वंश के। अशोक किस वंश के शासक थे, मौर्य वंश का। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे कर अशोक से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गए कौन, है ना। अशोक के प्रभाव में आकर किन्होंने, तो ये उपगुप्त के प्रभाव में ही, है ना, अशोक
अपने धर्म को परिवर्तित कर दिया, यानी कि बौद्ध धर्म के रूप में परिवर्तित कर लिया। तो ये कौन थे? अशोक, उपगुप्त। उपगुप्त ने ही इन्हें शिक्षा है ना दिया था, किन धर्म के? बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे राजगिरी की नरवधु का नाम क्या था? राजगिरी का नरवधु का नाम क्या था? देखिए नरवधु सालवती, कौन थी? सालवती। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बाबू, क्वेश्चन है कि किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रज्ञा सुखी तथा प्रसन्न होता है या प्रसन्न होता है ना। तो उसने किसने बताया? ये कौटिल्य ने बताया कि वास्तव सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न रहते हैं। तो किसने कहा? कौटिल्य। ये चीजें किसने बताई? कौटिल्य ने बताई। तो इसका आंसर डी हो जाएगा सही। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कर है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी तोसाली। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसाली थी। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? आर्यभट्ट अपना पटना के निवासी थे। कहाँ के थे? पटना के। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा तृतीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तृतीय नगरीकरण के नगरों को लौहयुगीन नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौहयुगीन नगर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे कह रहा भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख वोगजा कोई है ना, वोगजा कोई अभिलेख है। क्या है जी? वोगजा कोई अभिलेख है। इन्हें ही भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि मेगास्थनीज किस राजदूत के दरबार में है ना पाटलिपुत्र में आया था? देखिए सेल्यूकस का यह निकेटर, सेल्यूकस है ना, निकेटर का यह राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था और उसी के साथ उन्होंने अपनी पुत्री के साथ एक राजदूत भेजा था, वो थे मेगास्थनीज। तो इसका आंसर सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन है ना अशोक के किस अभिलेख से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13वें अभिलेख। किस अभिलेख से? 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध का पता चलता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कि चीनी यात्री फाहियान है ना किस शासक के काल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। किसके शासन काल में आया था? विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ओके, चलिए तो इसका आंसर विक्रमादित्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? अभी हमने बताया था कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर जब अपने पुत्री का विवाह किया था तो उस दौरान। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ओके, किस अभिलेख में सती प्रथा का वर्णन मिलता है? देखिए एरन अभिलेख में सती प्रथा का वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ओके, हर्षवर्धन के शासन काल में बाणभट्ट हुआ करते थे और उन्होंने सबसे पहले इनकी रचना लिखी थी कादम्बरी। कादम्बरी की रचना किसने की? बाणभट्ट। आगे गुप्त संवत कब और किसके शासन काल में शुरू हुआ था? देखिए गुप्त काल की शुरुआत सबसे पहले 319 से 320 ईस्वी पूर्व है ना किसके समय में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। ओके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 33 का आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है क्या? कह रहा है कि पंचतंत्र की रचना किसने की? देखिए पंचतंत्र एक है ना बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसकी स्थापना विष्णु शर्मा ने की। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन। पंचतंत्र की स्थापना किसने की? विष्णु शर्मा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की रचना कुमार गुप्त ने। किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की रचना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है भारतीय शासक का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल में सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के या स्वर्ण की बस मुद्राएं सबसे ज्यादा छपी थी, है ना, इसलिए इस काल को हम स्वर्ण काल कहते हैं। गुप्त वंश की शुरुआत सर्वप्रथम, है ना, श्रीगुप्त नामक व्यक्ति ने किया था। श्रीगुप्त, ओके, किसने किया था? श्रीगुप्त। नेक्स्ट देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? देखिए, अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र हो, पुराण हो या मनुस्मृति हो या महाभारत हो, इन सभी में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है ना। कितने प्रकार का उल्लेख किया गया? चाहे अर्थशास्त्र हो, पुराण हो, मनुस्मृति हो, महाभारत हो, इन सभी ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? अर्थशास्त्र की रचना किस काल में हुई? देखिए, अर्थशास्त्र की रचना सबसे प्रथम, है ना, मौर्य वंश में हुआ था और यह मौर्य वंश 300 ईसा पूर्व में था, है ना। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र जो थे वो थे हैनसॉन्ग। कौन थे? हैनसॉन्ग। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से या उत्तरी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में, है ना, लिपि का प्रयोग किया गया है। लिपि का प्रयोग किया गया है। तो जो प्राप्त लिपि हुआ है ना, उनमें से अशोक के किन लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा खरोष्ठी, है ना। इनमें खरोष्ठी लिपि का वर्णन मिलता है। किन लिपि का वर्णन मिलता है? खरोष्ठी लिपि का मिलता है। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हो चुके हैं? तो अभी तक अशोक के 44 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? सबसे ज्यादा अशोक द्वारा प्रचारित धर्म, है ना, श्रीलंका में हुआ, जबकि ब्रिटेन में अशोक धर्म का प्रचालन नहीं हुआ और इसमें काफी तेजी से हुआ। यहां से 2 क्वेश्चन बन जाता है। आगे देख लेते। कह रहा जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? देखिए, जीवक ने वैद्य की शिक्षा, है ना, तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। कहाँ से? तक्षशिला विश्वविद्यालय से उन्होंने प्राप्त किया। ये राजगीर के रहने वाले थे। आगे कह रहा है जीवक कहाँ का रहने वाला था? ये आंसर राजगीर हो जाएगा, है ना। जीवक कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका आंसर राजगीर हो जाएगा। ओके, तो आप राजगीर हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता जीवक की ख्याति किस रूप में प्राप्त थी? जीवक किस रूप में प्रसिद्ध था? उनकी ख्याति किस रूप में प्राप्त था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वैद्य के रूप में। ये वैद्य जिसे हम आज डॉक्टर भी कह सकते हैं, तो इस रूप में इन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त किए थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए, अंगराज्य आज वर्तमान में भागलपुर जिले में स्थित पड़ता है। अंगराज्य, है ना, अंगराज्य जो है अभी वर्तमान समय में कहाँ पड़ता है? भागलपुर में पड़ता है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है बिंबिसार जो कि भारत के मगध वंश के सबसे, है ना, पुराना शासक में से जाना जाता है। इसकी स्थापना, हर्यक वंश की स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश, है ना। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो हर्यक वंश हो जाएगा। इसका आंसर आप, है ना, ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। नेक्स्ट देख लेते हैं।
करे जरासंध का संबंध किससे। देखिए जरासंध की कहानी बहुत ही पुरानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जरासंध कहा जाता है ये जरा महिला जो राक्षस थी उन्हीं के है ना द्वारा इन्हें पाला गया था। तो चलिए इसके तो वैसे बहुत लंबा कहानी है, लेकिन हम इसके बारे में जानते हैं कि जरासंध का संबंध किस वंश से था। देखिए जरासंध का संबंध बृहद्रथ वंश से था। किस वंश से था, ये राजा बृहद्रथ से है ना से संबंधित है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तक्षशिला किस राज्य में स्थित था। तक्षशिला किस राज्य में स्थित था। देखिए तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है ना। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के आसपास कौन से क्षेत्र है, गांधार, जो कि अभी अफगानिस्तान में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधार। तक्षशिला किस राज्य में स्थित था, गांधार। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा के साथ किया था। अभी हमने इसकी चर्चा की थी कि इन्होंने युद्ध के दौरान हार गया और हारने से अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अपनी पुत्री का इनसे विवाह कर दिया था। तो ये देखिए है ना, जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसका सब्जेक्टिव में बहुत सारे विस्तार पूर्वक चर्चा भी की जाती है। तो है ना इसका ये हो जाएगा आंसर। और एक मैं बता दूं कि यदि अभी तक हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। प्रगति फ्री ऑनलाइन क्लासेस, ओके, ऑनलाइन क्लासेस। तो इसका है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। करधर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख से मिलता है। 13वें, है ना। अशोक के 13वें अभिलेख अशोक के कितवें अभिलेख से मिलता है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 13वें अभिलेख, कलिंग विजय या धम विजय। कालिदास किसके समकालीन माने जाते थे। कालिदास किस शासक के समकालीन माने जाते हैं। देखिए कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय, कालिदास जो थे ना वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में या उन्हीं के समकालीन थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। अभी हमने बताया आपको, भारत का नेपोलियन है ना समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है ना, इनका नेपोलियन से रिलेशन बनाया गया है। मगध की राजधानी, प्राचीन राजधानी कौन था। देखिए मगध की सबसे प्राचीन राजधानी राजगिरी था। कौन था, राजगिरी। मगध की सबसे प्राचीन राजधानी राजगिरी था। बाद में इसे ले जाकर के पाटलिपुत्र बनाया गया उसके। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था। मगध पर सबसे पुराना राजवंश कौन था। तो मगध पर सबसे पुराना राजवंश हर्यक। कौन थे, हर्यक थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जिनका पुत्र है ना अजातशत्रु था, जिनकी हत्या कर दी, जिन्हें पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो आगे की बात है ना। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। देखिए पाटलिपुत्र को कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन ने ही राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। ओके, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे, वैसे अजातशत्रु भी बनाया था। तो इसका आंसर आ गया। कह रहा पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने उदयन ने किस नदी के संगम पर की। देखिए गंगा, पुनपुन, सोन, इन सभी के संगम पर की। तो ये सभी नदी के संगम पर पटना स्थित है ना। पटना, गंगा, सोन, पुनपुन तीनों नदी को है ना बीच यानी संगम पे स्थित है। तो इसका आंसर इनमें सभी हो जाएंगे। आगे कहते हैं कि रथमूलस नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया। देखिए रथमूलस क्या है, एक प्रकार के पत्थर के हथियार हुआ करते थे। रसमूलक जो है एक प्रकार के पत्थर के हथियार हुआ करते थे और इसकी रचना सबसे पहले अजातशत्रु अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मगध के ही थे, है ना। आगे कह रहे ताम्रलिपि बंदरगाह स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर बंगाल हो जाएगा, है ना, पश्चिम बंगाल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा इलाहाबाद प्रशस्ति। देखिए इलाहाबाद प्रशस्ति को ही हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं और प्रयाग प्रशस्ति की रचना
हरिसेन ने किया। किसने किया? हरिसेन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन आगे। करा है कि चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया दिया। देखिए चाणक्य की बात कही जा रही है ना। किसकी बात की जा रही है? चाणक्य की बात कही जा रही है। तो चाणक्य ने अपना अध्ययन सबसे पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय, किस विश्वविद्यालय में इन्होंने किया था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। कह रहा है प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। देखिए प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय मगध में स्थित था। कहाँ था? मगध में। मगध की राजधानी उस समय राजगीर था, और राजगीर से थोड़ा सा दूर स्थित एक जगह है जिसका नाम है बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में ही है ना उदंतपुरी विश्वविद्यालय है, और इस विश्वविद्यालय का अभी नाम चेंज कर दिया गया, क्योंकि बिहार शरीफ का जो पुराना नाम है ना, बिहार शरीफ का पुराना नाम ही उदंतपुरी है, और इसे वर्तमान में उदंतपुरी नाम चेंज कर दिया गया है, और इसे अभी वर्तमान में है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज के नाम से इसे फेमस कर दिया गया। तो ये यहाँ पे स्थित है, बिहार में, बिहार शरीफ में स्थित है। ओके, तो इसका आंसर मगध में। शक संवत की शुरुआत सर्वप्रथम किस समय में हुआ था? शक संवत की शुरुआत सबसे पहले 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जी? 78 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? विश्व में पाई जाने वाली सबसे पहला धातु चांदी था। कौन सा था? चांदी। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सा है? भारत के सबसे पुरानी लिपि कौन है? देखिए भारत की सबसे पुरानी लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि है ना, जिसे उल्टा लिखा जाता है, दाएं से बाएं, बाएं दाएं से। ओके, तो आगे देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से किस शासक का संबंध मिलता है? हमने भी आपको बताया कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन नामक लेखक ने किया था। किसने किया था? हरिसेन। और हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। देख लेते हैं। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत सबसे पहले किसने करवाई थी? है ना, तो इसका मरम्मत सबसे पहले रुद्रदमन ने करवाया था। किसने करवाया था जी? रुद्रदमन ने करवाया था। ओके, आगे देख लेते हैं। है ना, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। है ना, आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर और सब्सक्राइब कर देना।